नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु आपके लिए अभ्यास प्रश्नों को लाए हैं। ये अभ्यास प्रश्न हैं जो अन्य राज्यों में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित है, इसलिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप प्रैक्टिस करें। चलिए बिना देरी के हम आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, संविधान में 3 सूचियां, बी, दोहरी न्यायपालिका, सी, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, और डी, एकहरी नागरिकता। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है। यह भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था दोनों में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो दोनों ही व्यवस्थाओं में संघ सूची, राज सूची और सम्मति सूची का भी प्रावधान मिलता है, लेकिन वहाँ पर अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास में सीमित हैं, और वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास में उपलब्ध हैं। तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। तो नया राज्य इंट्रोड्यूस करते समय किस अनुसूची में लाना होगा। ऑप्शन ए है प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची और डी नौवीं अनुसूची। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज क्षेत्र के बारे में उपबंध है। इसमें अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान दिया गया है। तो आप याद रखें, प्रथम अनुसूची और अनुच्छेद नंबर 3। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग संबंधित था। तो आप भली भांति जानते होंगे। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, न्यायिक सुधारों से, बी, निर्वाचन सुधारों से, सी, वित्तीय सुधारों से और डी, केंद्र राज्य संबंधों से। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारीय आयोग। यह सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। 1983 में इसका गठन किया गया था और इसका कार्य था केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जानकारी देना। इसके अतिरिक्त आयोग ने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वो अक्टूबर 1987 में पेश की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है। तो आपको बताना है त्रिशंकु संसद किसे कहेंगे। ऑप्शन ए, संसद में 2 दलों का बहुमत, बी, संसद में 1 दल का बहुमत, संसद में 3 दल का बहुमत और डी, संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। जब भी संसद में किसी दल का बहुमत नहीं होता है तो ऐसी संसद को हम त्रिशंकु संसद के नाम से बुलाते हैं। त्रिशंकु संसद की स्थिति होने पर या तो जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहिए या फिर ऐसी स्थिति में गठबंधन अथवा बाहर से समर्थन के माध्यम से सरकार का निर्माण किया जाना आवश्यक होता है। तो प्रायः हम देखते हैं ऐसी कंडीशन में जब किसी पर्टिकुलर एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन की स्थिति हम देखते हैं, वह भी अगर संभव नहीं है तो फिर उस कंडीशन में बाहरी समर्थन ले सकते हैं या फिर से चुनाव करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की संरचना होती है। तो आपको बताना है संसद किस किस से मिलकर बना है। ऑप्शन ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, लोकसभा एवं राज्यसभा और डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसका उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में संसद की संरचना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी, भारत का राष्ट्रपति, सी, लोकसभा का अध्यक्ष और डी, प्रधानमंत्री। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। इसके अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 21। दोस्तों इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 13।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वितीय पॉइंट और तृतीय पॉइंट में यह घोषणा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो भी विधियां बनाई जाती हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वह शून्य हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट इस तरह के कार्यपालिका या व्यवस्थापिका इस तरह के कानून को सह देती है, तब न्यायालय संज्ञान ले सकता है और न्यायिक पुनरावलोकन के योग्य विषय माना जाता है। यह शक्ति जो न्यायिक पुनरावलोकन की होती है, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 13 का संबंध है न्यायिक पुनरावलोकन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, इसका संबंध दिया है E.N. ग्लेडन। ऑप्शन बी है नागरिक आधारित प्रशासन शासन का हृदय, इसका संबंध दिया है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से। ऑप्शन सी है एशियन ड्रामा, संबंध दिया है गुन्नार मिर्डल से। और डी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, इसका संबंध दिया है फ्रैंक मेरेनी से। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस ये फ्रैंक मेरेनी की किताब नहीं है, बल्कि ये ड्वाइट वाल्डो के द्वारा संपादित कृति है। अगर फ्रैंक मेरेनी की बात करें तो इन्होंने भी एक बहुत फेमस किताब लिखी है, उसका नाम है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स मोनोब्रिक पर्सपेक्टिव से। ये भी आप याद रखेंगे। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, फ्रैंक मेरेनी की किताब है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स मोनोब्रिक पर्सपेक्टिव से। इसके अतिरिक्त सिविल सर्विसेज इट्स प्रॉब्लम एंड द फ्यूचर E.N. ग्लेडन की किताब है। नागरिक आधारित प्रशासन शासन का हृदय, यह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था। एशियन ड्रामा लिखा है गुन्नार मिर्डल ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। तो आपको बताना है सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। एक कथन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है ओलिवर शेल्डन, बी है कुंज एवं ओ डनेल, सी है L.D. वाइट और डी है पिफनर और प्रेस्थस। सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुंज एवं ओ डनेल। कुंज एवं ओ डनेल ने अपनी पुस्तक में सूत्र एवं स्टाफ के संदर्भ में कहा है, सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता होती है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तराखंड में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो आपको बताना है किसी राज्य के द्वारा यानी उत्तराखंड के द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन ए है 2005 से 6, बी है 2006 से 7, सी है 2007 से 8 और डी है 2004 से 5। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2006 से 7। इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में उत्तराखंड के द्वारा घोषित किया गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको युग्म दिया है। ऑप्शन ए में आदेश की एकता फेयोल से संबंध, बी है नियंत्रण का विस्तार उर्विक, सी है पद सोपान मुने और डी है प्रदत्तीकरण फेरल हेडी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रदत्तीकरण हेडी से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त आदेश की एकता फेयोल से, नियंत्रण का विस्तार उर्विक से, पद सोपान मुने से। दोस्तों यहाँ पे प्रदत्तीकरण को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रदत्तीकरण प्रबंध व संगठन की महत्वपूर्ण कुंजी है। इसके माध्यम से प्रबंध की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कोई कार्य सौंपते समय उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है, तो उस अधिकार को प्रशासन की भाषा में प्रदत्तीकरण कहते हैं। तो आप याद रखेंगे प्रदत्तीकरण क्या है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? तो आपको बताना है केंद्रीकरण के गुणों में कौन सा सत्य नहीं कथन है। ऑप्शन ए है केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है। ऑप्शन बी है इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है। सी है यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है और डी है यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। यह कथन जो है ये गलत है। जो अपेक्षाकृत छोटे राज्य होते हैं उनके प्रशासनिक केंद्रीकरण अगर वहाँ पे होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है, शासन अच्छे से चलाया जा सकता है। यह आपातकाल से निपटने में भी प्रभावी होता है। इसके कार्यों का इससे जो कार्य बार बार किए जाते हैं या कार्यों का पुनरावर्तन जिसे आप कहते हैं वो कम हो जाता है।
यह बिल्कुल खत्म हो जाता है। यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है और यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। यह जो कथन है ये इसमें मैच नहीं करता है, बाकी सब इसमें मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? तो आपको उस दृष्टिकोण को बताना है जो विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मान रहा है। ऑप्शन ए है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, बी है राजनीतिक दृष्टिकोण, सी प्रशासनिक दृष्टिकोण, डी दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। जो सिद्धांतवादी दृष्टिकोण होता है सत्ता के संतुलन और उसके सामंजस्य पर बल देता है, जैसे संवैधानिक शासन व्यवस्था, मॉन्टेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत, अरस्तु की विधि का शासन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो आप याद रखेंगे मतवादी या सत्यवादी दृष्टिकोण जो है विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? ऑप्शन ए लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता, बी सूचना क्रांति, सी संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने, और डी सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्व सहमति ने। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र में बढ़ती हुई सर्व सहमति। इसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता, यह नियंत्रण को प्रभावित करती है। इसमें व्यावसायिकता होने के कारण प्रॉपर नियंत्रण नहीं हो पाता है। सूचना क्रांति में होने पर कोई भी सूचना का जल्दी से जल्दी फैलना आसान हो गया है, यानी ज़्यादा फैलाव हो जाता है, उस समय पे भी इसमें नियंत्रण नहीं हो पाता है, इसलिए यह भी प्रभावित कर रहा है। संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं को अधिकाधिक प्रयोग ने, अपने आप ही होने वाले जो जैसे कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक मैसेज जाने का प्रोसेस मान लो आ जाता है, तो अपने आप जानकारी आपकी पहुंच रही है, सिंगल क्लिक पे पहुंच रही है। तो उस कंडीशन में जो स्वचालित प्रक्रिया हो उनके अधिकाधिक प्रयोग करने से भी नियंत्रण जो है वो आजकल कम रह गया है। तो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले ऑप्शन में आएंगे लोक सेवाओं में बढ़ती व्यावसायिकता, सूचना क्रांति, संगठनों में स्वचालित प्रक्रियाओं का अधिकाधिक प्रयोग। इसमें संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती हुई सर्वसहमति जो है वो काउंट नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पद सोपानी की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है पद सोपान की मौलिक विशेषता में से जो शामिल नहीं है। ऑप्शन ए आदेश की एकता, बी निर्देश की बहुलता, सी उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, और डी उचित माध्यम का सिद्धांत। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्देश की बहुलता। ये इसमें पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में शामिल नहीं होती है। यहाँ पद सोपान को पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पद सोपान का आशय संगठन की उस संरचना से होता है जिसमें छोटे बड़े पद का क्रमशः व्यवस्थित ढंग से संयोजन किया जाता है और नियंत्रण की कमान की एक श्रृंखला होती है, यानी सबसे ऊपर नियंत्रण उसके हेड का रहेगा, उसके नीचे अधीनस्थों का रहेगा, ठीक है, और उसके नीचे जो भी अधीनस्थ अधिकारियों का और उसके नीचे कर्मचारियों का नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती हुई से प्रतीत होती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो आदेश की एकता इसमें सम्मिलित है, ये इसका मौलिक गुण है। इसमें उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता होना, यह भी मौलिक गुण है इसका, और उचित माध्यम का जो सिद्धांत होता है ये भी इसका मौलिक गुण है। लेकिन निर्देश की बहुलता इसका मौलिक विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है, बी इसके कार्यों को संघीय स्तर पर वित्त मंत्रालय परिभाषित कर सकता है, सी कैग की सिफारिशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है, और डी कैग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। तो आपको केवल इसमें यह ढूंढना है कि सही कथन इसमें से कौन सा है, बाकी के सारे कथन इसमें गलत हैं, एक कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। यह कथन यानी यह वक्तव्य बिल्कुल सही है, इसके अतिरिक्त सभी गलत है। आप कैग के विषय में भलीभांति जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक कैग यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है, और यह मूलतः वित्तीय असावधानी का पता लगाने वाले यंत्र की तरह कार्य करता है। यह कैग केंद्र और राज्यों तथा अन्य प्राधिकारियों के निकाय से संबंधित वित्तीय लेखा जोखा को तैयार कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है।
इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशासन का संकेत नहीं है? आपको बताना है सुशासन का संकेत कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कानून का शासन, बी भ्रष्टाचार की समाप्ति, सी प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन और ऑप्शन नंबर डी है नौकरशाही प्रशासन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नौकरशाही प्रशासन जो है वो सुशासन का संकेतक नहीं है। इसके अतिरिक्त कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन ये सभी एक सुशासन के संकेत के रूप में काउंट होते हैं। विश्व बैंक के अनुसार कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन सुशासन के संकेतक हैं, जबकि नौकरशाही प्रशासन सुशासन का संकेतक नहीं है। ये विश्व बैंक ने भी इसी तरह की परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है? तो आपको बताना है नव लोक प्रबंध की विशेषता में जो काउंट नहीं होता है। ऑप्शन ए है स्थानीयकरण, बी है राजनीतिकरण, सी बाह्यकरण और डी है वी नौकरशाहीकरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाह्यकरण। नव लोक प्रशासन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे नया वैचारिक आंदोलन की अवधारणा और नौकरशाही प्रतिमान या प्रबंधवाद या बाजार आधारित लोक प्रशासन या उद्यमी शासन इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो स्थानीयकरण इसकी एक विशेषता होती है, बाह्यकरण भी इसकी विशेषता होती है, वी नौकरशाहीकरण भी इसकी विशेषता होती है, लेकिन राजनीतिकरण इसकी विशेषता नहीं है। एक विचारक है रिचर्ड कॉमन, इनके अनुसार नव लोक प्रबंध समसामयिक प्रशासनिक परिवर्तनों का पर्याय आंदोलन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन से समर्थक थे? तो आपको बताना है नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत से संबंधित कौन है, उसके समर्थक कौन है। ऑप्शन ए मार्टिन जे इवांस, बी है रॉबर्ट जे हाउस, सी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं और डी है दोनों ही, यानी ए और बी दोनों ही। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जी हाउस ये दोनों ने ही नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत को समर्थन दिया हुआ है। नेतृत्व विभिन्न स्थितिगत परिवर्ती कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए एक स्थिति में दूसरी स्थिति से यह भिन्न हो जाता है, यानी नेतृत्व बदलते जाता है। नेतृत्व बहुआयामी होता है। नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत 1970-71 में मार्टिन इवांस एवं रॉबर्ट हाउस ने प्रस्तुत किया था। तो अब यह भी जानकर रखें 1970-71 के दौरान यह सिद्धांत आया था। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको यहाँ पे फिर से एक सिद्धांत आ गया, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत। ऑप्शन ए दिया है पीटर ड्रकर, बी है F.W. टेलर, सी है मैकग्रेगर और डी है S.E. फाइनर। सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, F.W. टेलर। F.W. टेलर जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। सिद्धांत का नाम है अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत। उनकी जो टेलर है उनकी ये मान्यता है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने से कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, यानी उनको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने लगेंगे। और इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक वृत्ति पद्धति की अनुशंसा की और उन्होंने प्राइज रेट सिस्टम लेके आया और इसमें आर्थिक अभिप्रेरणा की संकल्पना दिखाई देती है। तो आप याद रखेंगे अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत का संबंध है F.W. टेलर से। अगला प्रश्न, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एल डी वाइट, बी जे डी मूने, सी डिमाक एवं डिमाक और डी है E.C. डेविस। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल डी वाइट। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कहा था एल डी वाइट ने। एल डी वाइट का विश्वास था कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। इस संदर्भ में मनोबल व्यक्ति और समूह दोनों ही प्रकार की स्थिति को स्पष्ट करता है। व्यक्तिगत मनोबल कार्मिक को अपने कार्य के प्रति अभिव्यक्ति का परिचायक है, जबकि समूह मनोबल कार्मिकों की संगठन के प्रति उसकी सामान्य विचारधारा को दर्शाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन है ए 1963,
बी 1966, सी 1968 और डी 1970। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1968। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तब से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार की रक्षा हेतु प्रयासरत है। इस संदर्भ में 2006 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्चायुक्त को हटाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, मोर्टन कपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कितने प्रतिमान होते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6, यानी मोर्टन कपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में 6 प्रतिमान शामिल किए गए हैं। इन 6 प्रतिमानों में उन्होंने शक्ति संतुलन मॉडल, शिथिल द्विध्रुवी मॉडल, कठोर द्विध्रुवी मॉडल, सार्वत्रिक कर्ता निकाय, सोपानिक कर्ता निकाय एवं इकाई वीटो को शामिल किया है। उन्होंने अपनी जो किताब है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि 1957 में पब्लिश हुई थी, उसमें इन मॉडल्स के बारे में विचार दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया, बी दक्षिण एशिया, सी दक्षिण पूर्व एशिया और डी मध्य एशिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया। मध्य एशिया वो भाग है जिसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया के अंतर्गत कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये वाले क्षेत्र आते हैं और लगभग इसमें काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल जैसे कि 40 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल इसमें अव्यवस्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन तक तथा दक्षिण में अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में रूस तक शामिल है। तो ये दुनिया की छत के नाम से मशहूर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। ऑप्शन ए 1950-60, बी 1960-70, सी 1970-80 और डी 1980-90। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1970 से 80 के दौरान संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने कहा जब तक मार्गेनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? तो ये कथन किसका है बताना है। ऑप्शन ए हॉफमैन, बी बेनो वासरमैन, सी हैंस कार्लसन और डी क्विंसी राइट। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेनो वासरमैन। बेनो वासरमैन के शब्दों में जब तक मार्गेनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। वासरमैन ने 1959 में प्रकाशित अपने लेख द साइंटिफिक प्रिटेंशन ऑफ प्रोफेसर मार्गेनथो द थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स में इसका वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? ऑप्शन ए मार्गेनथाउ, बी कैटलिन, सी RH टोनी और डी लासवेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्गेनथाउ। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में यह वक्तव्य दिया है। मार्गेनथाउ की प्रसिद्ध कृति का जो नाम है वो है पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948 में आई थी। इसमें उन्होंने कहा कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है NPT और CTBT पर भारत की स्थिति क्या है? तो आपको बताना है NPT और CTBT पर भारत की स्थिति क्या है। ऑप्शन ए दिया है भारत ने दोनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, बी भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, सी भारत ने NPT पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन CTBT पर नहीं किए और डी भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन NPT पर नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत ने अभी तक किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में आया था, उसके बाद में पूरे विश्व में
तनाव और शीतलीकरण का दौर चलता रहा और 1963 से लेकर 79 के दौरान इस तरह का जो तनाव है पूरे विश्व में देखा गया था। इस दौरान नाभिकीय अस्त्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई तरह की वैश्विक संधियां हुई। उसमें से एक संधि का नाम था एनपीटी। एनपीटी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन पॉलीफिरेशन ट्रीटी। तो ये जो एनपीटी संधि है ये 1968 में आई थी, जबकि शीत युद्ध जब समाप्त हो जाता है उसके बाद में भी इस तरह की एक संधि आती है और जो 1996 में आती है जिसका नाम है सीटीबीटी। तो सीटीबीटी संधि जो लागू की गई थी, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसमें आएगा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। यह 1996 में लागू की गई और इस पे भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो भारत का मानना है कि इन संधियों में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है, इस कारण भारत ने अभी तक किसी में भी हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन गुट निर्स आंदोलनों का संस्थापक सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो और फिदेल कास्ट्रो। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले की क्लास में भी आया था। सही उत्तर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिदेल कास्ट्रो। आप जानते हैं नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो, इन्होंने 1961 के बेलग्रेड में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था वहाँ पर ये लोग शामिल हुए थे और अपने विचार रखे थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दरमियान वैश्विक गुटबाजी से अलग हट करके राष्ट्रों का एक मंच हुआ करता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए अंग्रेजी से, बी स्पेनिश से, सी फ्रेंच से और डी ग्रीक से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्रेंच भाषा, यानी देतांत शब्द फ्रेंच भाषा का है। इसका अर्थ किन्हीं तनावों के मध्य सामान्यीकृत विकल्प प्रस्तुत करने के तौर पर लिया जाता है, यानी तनाव के समय में कोई सामान्य ऐसा विकल्प जो स्थिति को सामान्य कर दे उसको ही देतांत कहा जाता है। और अगर इसका प्रचलित अर्थ देखें तो तनाव शीतलीकरण होता है। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो तनाव चल रहा था उसको कम करने के संदर्भ में 1962 से 78 के मध्य इस शब्द का प्रयोग प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए इरविंग होरोविच, बी है लेस्टर आर ब्राउन, सी है E.H. कार और डी है एल्फ्रेड सोवी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्फ्रेड सोवी। तृतीय विश्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक एल्फ्रेड सोवी ने किया था। यह संकल्पना शीत युद्ध के दौरान आई थी और तृतीय विश्व युद्ध मूलतः उन देशों के समूह को कहा गया जो ना तो पूंजीवादी गुट के साइड पे शामिल थे और ना ही सोवियत गुट की तरह के गुट से शामिल थे। अमेरिकी, पश्चिमी यूरोप के देश तथा उसके मित्र देश को प्रथम विश्व, जबकि सोवियत संघ, चीन, क्यूबा उनके सहयोगी राष्ट्र को द्वितीय विश्व कहा जाता था और इससे के बाद में जो बच गया उसे तृतीय विश्व के नाम से बुलाया जाता था। प्रायः इसमें दक्षिण अफ्रीका के देश शामिल हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश है? ऑप्शन ए है 7 सदस्य तथा 10 प्रेक्षक, बी है 8 सदस्य तथा 9 प्रेक्षक, सी है 7 सदस्य तथा 9 प्रेक्षक और डी है 8 सदस्य तथा 10 प्रेक्षक। दोस्तों 2017 के अकॉर्डिंग बताना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 सदस्य तथा 9 प्रेक्षक। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन का नाम है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान को मिलाकर हुई थी। 2005 में सार्क का जब 13वां सम्मेलन हुआ था तब एक और नया सदस्य इसमें ऐड किया गया, 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 8 सदस्य हैं, जबकि 9 इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और अमेरिका शामिल है। अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए समानता, बी समर्था और सी है विभेदीकरण और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा सभी। समानता, समर्था और विभेदीकरण ये
राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताओं में शामिल होते हैं। लुसियन पाई की एक किताब है पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट, जो कि 1965 में आई थी। इसके अनुसार इन्होंने ये 3 विशेषताएं बताई थी। इसमें समानता को अगर हम काउंट करें तो ये राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है। इसमें जन सहभागिता की वृद्धि इसमें होती है। दूसरा, क्षमता की बात करें, समर्था की बात करें तो इसका अभिप्राय राज्य सरकार की जो कार्य क्षमता है उससे संबंधित है। और विभेदीकरण की बात करें तो इसका आशय संरचनाओं का विशेषीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन सा था? ऑप्शन ए चीन, बी क्यूबा, सी कोरिया, उत्तरी कोरिया और डी है कनाडा। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने के लिए बनाई गई परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा के रूप में माना जाता है, लेकिन इसने उससे इस्तीफा दे दिया। 1968 में हुई यह संधि स्थापित हुई थी और 1970 से प्रभावी हुई। 2003 में उत्तरी कोरिया ने अपने तानाशाही व्यवहार के साथ में इस संधि से अलग हो गया और अलग होने वाला ये प्रथम देश। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है। तो बताएंगे कि किसने संयुक्त राष्ट्र सदस्यता से त्याग दिया है। ऑप्शन ए चीन, बी जर्मनी, सी इंडोनेशिया, डी इथोपिया। तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़े थे कि परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश। अब अगला क्वेश्चन है जिसने संयुक्त राष्ट्र की संघ से ही सदस्यता त्याग दी थी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने वाला यह पहला राष्ट्र बना था। इसने एक्चुअली इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो विवाद चल रहा था उस विवाद के कारण ही इसने अपने सदस्यता त्यागने का विचार बनाया था। और फिर से जब यह जो मतभेद है थोड़े से कम हुए तो सितंबर 1966 को उसने यूनाइटेड नेशन का फिर से इसने सदस्यता ग्रहण कर लिया। उस समय इंडोनेशिया ने यह कहकर सदस्यता त्यागी थी कि अगर मलेशिया को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ देगा। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने यानी इंडोनेशिया सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन 1966 में दोबारा से 65 में त्यागी और 66 में दोबारा से ग्रहण कर ली। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए जेम्स रोजनाउ, बी चार्ल्स मैकलैंड, सी मोर्टन कप्लान और डी केनेथ वाल्ज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर्टन कप्लान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन मोर्टन ए कप्लान ने किया है। इन्होंने सिस्टम एंड प्राइजेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है क्वेश्चंस में, जो कि 1957 में आई थी, यह किताब लिखी। और वर्ष 1959 में कप्लान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल प्रस्तुत किए हैं और उसके बारे में हम इससे पहले के क्वेश्चन में जिक्र कर चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए रिचर्ड स्नाइडर, बी है H.W. ब्रंक, सी है H.J. मार्गेनथाउ और डी है बर्टन स्पेन। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार H.J. मार्गेनथाउ जो है वे निर्माण प्रक्रिया के सिद्धांत के समर्थक नहीं है। इसके अतिरिक्त रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रंक और बर्टन स्पेन ये तीनों ही निर्णय निर्माण प्रक्रिया के सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपको बताना है इन दोनों ही विद्वान के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? ऑप्शन ए भूगोल, बी विचारधारा, सी जनसंख्या और डी है नेतृत्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेतृत्व। स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यदि कोई है तो वो नेतृत्व है। बिना नेतृत्व के ना तो राज्य का निर्माण हो सकता है, ना ही तकनीकी का विकास और ना ही कोई देश विकसित हो सकता है। इसके अंतर्गत विचारधारा, सांस्कृतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में नेतृत्व को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आपको ऑप्शन दिया है, ए है राजनयन,
बी है प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, सी राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन और डी है बुद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनयन। मार्गेंथाउ मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य सबसे प्रमुख कर्ता के रूप में होते हैं, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना होता है। राष्ट्र राज्य शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। अपनी पुस्तक इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जो कि 1951 में आई थी, मार्गेंथाउ ने यह उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनयन है। तो किताब का नाम मैं दोबारा लेना चाहूँगा, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जो कि 1951 में आई थी। इस किताब में इसका उल्लेख किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए काहिरा में, बी दिल्ली में, सी लुसाका में, डी बेलग्रेड में। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्षता तीसरी दुनिया का सामूहिक आवाज के रूप में मानी जाती है। यह विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की एक साझी मांग की तरह कार्य करती है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद नीति को समाप्त करने के लिए एक सामूहिक आंदोलन के रूप में फेमस रहा है। और प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 12 वर्ष। दोस्तों आप भली भांति जानते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। इसके निर्णय को बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। मतलब सुरक्षा परिषद चाहेगी तब इसके निर्णय को बाध्यकारी रूप से लागू करेंगे, अगर सुरक्षा परिषद नहीं चाहेगी तो इसके निर्णय को बाध्यकारी रूप से लागू नहीं होगा। जिसे मानना है वो मानेगा, जिसे नहीं मानना है नहीं मानेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश कार्य करते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। न्यायालय में एक राष्ट्र से एक से अधिक न्यायाधीश कभी भी एक साथ नहीं लिए जा सकते, ऐसा उनकी नियमावली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 52 और डी अनुच्छेद 53। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। यह निर्देश देता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इतनी बातें आपको मिल जाती है अनुच्छेद 51 में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मैकमोहन रेखा स्थित है। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत और चीन, सी भारत एवं श्रीलंका और डी चीन एवं पाकिस्तान। सही उत्तर आप जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। भारत और चीन के मध्य 1914 में तात्कालिक भारतीय ब्रिटिश सरकार जब थी, उस समय तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत मैकमोहन लाइन खींची गई थी। और मैकमोहन रेखा जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन, जिसमें चीन अधिकृत भारत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। तो चीन का जो क्षेत्र है, यानी चीन अधिकृत क्षेत्र और भारत अधिकृत क्षेत्र, इन दोनों के बीच में एक रेखा खींची है, जिसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। 1914 में ब्रिटिश काल में ये आई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ऑप्शन ए मॉर्टन, बी आर्थर ली बर्न्स, सी जॉन एच हर्ज और डी है रिचर्ड ई क्वाइंट्स। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है जॉन एच हर्ज। ये खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं है। इसके अतिरिक्त मार्टन, आर्थर ली बर्न्स और रिचर्ड डी क्वाइंट जो हैं, ये खेल सिद्धांत के समर्थक रहे। तो विद्वान जॉन एच हर्ज खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म उनकी प्रसिद्ध कृति रही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य नाम बताए हैं ये इसके समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो दोस्तों ये ऑप्शन दिया है, ए रॉबर्ट मिशेल्स, बी लावेल, सी जीन ब्लॉन्डेन और डी गिलबर्ट। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लावेल ने ये कहा है।
जेम्स रसेल लॉवेल इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1800 क्षमा चाहेंगे, इन्होंने ये एक प्रसिद्ध अमेरिकन क्लासिकल कवि थे, आलोचक थे और संपादक भी थे। साथ में ये राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और इन्होंने एक राजनयिक के रूप में भी वर्क किया है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। यह विचार दिया है, यानी कि ये राजनीतिक दल के अच्छाई यानी कि पूर्ण रूप से अच्छा होना और बुराई यानी पूर्ण रूप से बुरा होना, दोनों का ही विरोध करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, डी 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले होगी ये चुनाव आयुक्त की जो कार्य अवधि है वो होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध है, जिसमें निर्वाचन आयोग मुख्य और निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, बी संसदीय, सी राजशाही, डी तानाशाही। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। जो उत्तरदायी सरकार होती है मंत्रिमंडलीय सरकार और वेस्टमिंस्टर सरकार के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार है या फिर इन्हें वेस्टमिंस्टर सरकार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है। तो आपको बताना है ऐसा कौन है जिसे किसी भी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या पिछड़ी हुई जनजाति घोषित करने का अधिकार है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी गृह मंत्री को और डी पिछड़ी हुई राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। ये मूलतः राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के रूप में शामिल होता है और भारत के राष्ट्रपति किसी भी जाति या जनजाति जिसके बारे में उन्हें लगता है कि ये पिछड़ी है तो उन्हें पिछड़ी घोषित कर सकता है, या जनजाति क्षेत्र की है तो उन्हें जनजाति घोषित कर सकता है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, अल्पतंत्र के लौह नियम सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मोस्का, बी मिशेल, सी पेरेटो और डी लासवेल। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मिशेल्स ने अल्पतंत्र के लौह नियम मिशेल्स के द्वारा दिया गया है। इनकी रचना पॉलिटिकल पार्टी जो कि 1911 में आई थी, इसमें उसने इस विषय में कहा है। उन्होंने मिशेल्स की अगर बात करें तो ये जर्मनी के रहने वाले थे और एक समाजवादी नेता के रूप में थे। इन्होंने समाजवादी दल का अध्ययन किया था। मिशेल्स के अनुसार हर परिस्थिति में सत्ता की यही स्थिति रहती है, जो शासित होता है वह शासित ही रह जाता है, अर्थात शासक वर्ग की प्रकृति हमेशा एक सी होती है। उससे शासक वर्ग के लिए अल्पतंत्र का लौह नियम वाक्य का प्रयोग किया, क्योंकि वह संख्या में कम होने पर भी बहुमत पर शासन करते हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट करने की कोशिश की है मिशेल्स ने, अल्पतंत्र का लौह नियम के अंतर्गत ऐसे शासक आते हैं जो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने प्रभाव को निरंतर बनाए रखते हैं, और जो शासक है वो शासक ही रह जाता है और जो शासित है वो लगातार शासित ही रहता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है F.A. हेयक, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी रॉबर्ट नॉजिक और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी के सभी नव उदारवाद से संबंधित है। F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, ये सभी उदारवादी विचारक हैं। इन सभी की मान्यता थी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों ने यह अनुभव किया कि कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत विस्तृत कायदे कानून और अनुचित कर प्रणाली लागू करके व्यक्ति में स्वतंत्रता में भारी कटौती करता है। तो इनमें जो इस तरह के जो कायदे कानून और अनुचित
कर प्रणाली है इसे समाप्त किया जाना चाहिए और यही नव उदारवाद का मूल सिद्धांत के रूप में उभरा था। तो ये सभी उसके समर्थक के रूप में हैं। तो दोस्तों आज का ये अंतिम अभ्यास प्रश्न था। हम आपके एग्ज़ाम से पहले 500 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, लगातार वीडियो देखें। इसके अतिरिक्त कुछ और विषय पे वीडियो बनाना है जैसे बुक्स या विचार, तो आप हमें बता दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।